नमस्कार, आदाब, अभिनंदन, आभार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स वाले भैया में। और फिजिक्स वाले भैया का एक नया वीडियो लेक्चर आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित है। ये वीडियो लेक्चर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होने वाला है उन सभी महानुभाव लोगों के लिए जो एयरफोर्स के पेपर या नेवी के पेपर, एनडीए का पेपर, कोई भी वनडे एग्जामिनेशन का पेपर जहाँ पे फिजिक्स बहुत अच्छी मात्रा में पूछी जाती है, उन सभी लोगों के लिए ये सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। बेसिक से बिल्कुल लेकर के चलूँगा, स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीज़ें हम लोग समझते हुए चलेंगे, हर एक चीज़ को बेसिक के साथ समझेंगे। बस आप मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलेंगी और गारंटी करता हूँ कि मैं बोल रहा हूँ जो चीज़ें अगर वो आप सुनते जाओगे, अपनी आगे वाली सीट पे नहीं झाँकोगे, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, लेकिन इससे पहले कि सेशन शुरू करें, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं। जैसे कि हमारा 15 मार्च से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, तो 15 मार्च से जो ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है इसकी कीमत रहेगी मात्र 350 रुपये अभी 1 अप्रैल तक के लिए। और 1 अप्रैल के बाद जो लोग प्रवेश लेंगे, एडमिशन लेंगे, उनकी फ़ीस हो जाएगी 499 रुपये, 499 रुपीज़। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग कृपा करके बहुत जल्दी से जल्दी एडमिशन को ले लीजिए, क्योंकि जैसे ही सीटें फुल हो जाएंगी फिर उसके बाद भाई फ़ीस भी हाइक हो जाएगी और एडमिशन का भी मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा नंबर मैंने दे रखा है, आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी सीट को बुक करा सकते हो। डेमो के लिए आपके सामने ये क्लास उपस्थित है। ठीक है, इसके अलावा हालांकि अगर आप ऑफलाइन बैच में भी अपना डेमो क्लास अटेंड करना चाहते हो तो उसकी भी व्यवस्था है, उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो फिलहाल ये जानकारी आप लोगों के लिए मैंने दे दी। चलिए इसी के साथ अपने सेशन को शुरू करेंगे और शुरू करेंगे चार्ज के साथ में। पहला टॉपिक आता है हमारा चार्ज। तो दोस्तों, आप लोगों ने बचपन में बहुत बार किया होगा, ये क्या किया होगा कि आपने ऐसे करके एक स्केल लिया होगा और स्केल को ऐसे खूब रगड़ा होगा अपने बालों से, ऐसे ऐसे करके, है ना। रगड़ने के बाद और फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को ऐसे करके खूब चिपकाया होगा, है ना। ऐसे करके चिपक जाते थे कि नहीं, छोटे छोटे टुकड़े, है ना। अभी नहीं चिपकाए होंगे तो कर लो अभी, है ना, तुरंत ऐसे करके एक रॉड लो, रॉड नहीं स्केल लो और बस ऐसे करके ऐसे ऐसे करके लगाओ और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े देखना चिपकना शुरू हो जाएंगे। तो वो कागज़ के टुकड़े छोटे छोटे चिपकना कैसे शुरू हो गए? पहले तो नहीं चिपक रहे थे, अभी कैसे शुरू हो गए? भाई इसका मतलब यह है कि हमने इसके अंदर वो गुण पैदा कर दिया ना, जिसकी वजह से इसने उन कागज़ के टुकड़ों पे बल लगाना शुरू कर दिया। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मैंने इसके अंदर छिपे हुए चार्ज को ऊपर तक लेके आ गए, यानी कि इसके अंदर छिपे हुए आवेश को ऊपर तक लेकर के आ गए और बस उसी आवेश ने क्या किया कि इसके ऊपर एक बल लगाना प्रारंभ कर दिया और उसी बल लगाने की वजह से, फोर्स लगाने की वजह से ये आप खींचने लगा और चिपकने लगा इससे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आवेश किसी भी वस्तु का, आवेश किसी भी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है जिसकी वजह से ये बल आरोपित करने की अभिलाषा रखता है या आरोपित करने की टेंडेंसी रखता है, गुण रखता है। इसको आवेश बोलते हैं। आवेश क्या है? व्हाट इज द चार्ज? चार्ज इज एन प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which it exert a force towards the another matter. It can be either of attraction or repulsion. ये या तो आकर्षण का बल हो सकता है या ये प्रतिकर्षण का बल हो सकता है ना। या तो भाई आप किसी के पास जाओगे या किसी से दूर हटोगे, है ना। चलो, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक होता है प्रोटॉन, एक होता है इलेक्ट्रॉन। कोई भी 2 आप मान लो, चाहे धन आयन मान लो, चाहे ऋण आयन मान लो, चाहे इलेक्ट्रॉन मान लो, चाहे प्रोटॉन मान लो, चाहे पॉजिटिव चार्ज मान लो, चाहे नेगेटिव चार्ज मान लो। चलिए, इसके अलावा अब कुछ लिखने वाली जो बात है, एक्चुअली में इसमें बोर्ड पे पेन नहीं चल पा रहा है, तो पेन के लिए हम लोगों को अपना वो इसी फिजिकल बोर्ड पे चलना पड़ेगा। तो बस 2 मिनट में चलते हैं। तो दोस्तों लोग आ गए हैं हम लोग अपने इस फिजिकल वाले बोर्ड के ऊपर। और फिजिकल बोर्ड के ऊपर जैसा कि हम लोगों ने अभी अभी पढ़ के रखा हुआ है कि चार्ज 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव यानी कि धन आयन और एक कैसा, नेगेटिव
नेगेटिव यानी कि ऋण आयन। आप लोग चाहो तो इसको डब्बे में बंद करके अलग अलग धन आयन लिख लो, और धन आयन या फिर प्रोटॉन, तो कॉमा करके प्रोटॉन लिख लो ऐसे करके, धन आयन या प्रोटॉन। उसी तरीके से नेगेटिव क्या होता है, ऋण आयन या फिर इलेक्ट्रॉन, ऋण आयन या फिर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इस आवेश को हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं, इस आवेश को हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं, दिख रहा है ना। हाँ, इसको थोड़ा सा मैं गाढ़ा बना देता हूँ, Q से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा, अब भाई साहब एक बात बताओ, पॉजिटिव प्रोटॉन मतलब प्लस वाला है ना, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव मतलब माइनस वाला। तो अगर ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो क्या इनके पास अच्छा गुण भी है बल लगाने का? तो गुण है तो भैया बल लगाएंगे। अब बल लगाएंगे तो किधर लगाएंगे बल? ये दोनों अपोजिट पोलैरिटी के हैं, एक लड़का है एक लड़की है। अच्छा, तो ये अपोजिट पोलैरिटी के, तो ये ही दोनों तो अपनी एक दूसरे की तरफ आकर्षित होंगे। ऐसा थोड़ी ना कि लड़का मतलब लड़के के साथ निकल लिया, ये क्या मतलब हुआ? यानी कि ये आपस में कैसा गुण है, आकर्षण का गुण लगाएंगे, है ना भाई। इन्हीं की शादी कराई जा सकती है, लड़का और लड़की की, लड़के और लड़के की शादी नहीं कराई जा सकती है। इसका मतलब कि सेम साइन वाले, यानी कि प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, इन दोनों के बीच में आपस में कैसा होगा, इन दोनों के बीच में आपस में प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, प्रतिकर्षण होगा। अब इस चीज को आप लोग इसी तरीके से बना लो, और चाहे तो एक स्क्रीनशॉट खींच लो, क्योंकि इसी तरीके से आप लोगों को याद रहेंगी। इसके अलावा कुछ बिंदु नोट कर लो, जैसे कि सेम साइन वाले, बिल्कुल ऐसे ही लिखो जैसे मैं बोल रहा हूं, सेम साइन वाले आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, वेदर, जबकि विपरीत साइन वाले आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख ले भाई, और हिंदी मीडियम वाले भी लिख ले, ठीक है। अगर किसी को ना समझ में आया हो तो इसको वीडियो को थोड़ा सा बैक करके लिख लेना, या कुछ सुनने में परेशानी रह गई हो तो वो सुन लेना, है ना, क्योंकि वीडियो तो वीडियो है, उसको तो बैक करके भी आप सुन सकते हो। चलो फिलहाल हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे वैद्युत प्रेरण की, वैद्युत प्रेरण की, वैद्युत प्रेरण, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये क्या है भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या वैद्युत प्रेरण। प्रेरण जैसे आप किसी की प्रेरणा से ही पढ़ रहे होगे, किसी की प्रेरणा से आपने कोई काम कभी ना कभी कुछ किया होगा, वो वाली प्रेरणा नहीं। प्रेरणा मतलब आई मीन टू से मोटिवेशन, है ना। मोटिवेशन से भाई कुछ ना कुछ काम तो किया ही होगा आप लोगों ने, है ना। जैसे कि एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए आ गए, है ना, क्योंकि उसके पीछे भी लालच है। चलो फिलहाल तो प्रेरण क्या है कि किसी की प्रेरणा की वजह से किसी के अंदर कोई चार्ज जो है वो इंड्यूस्ड हो जाए, वो उत्पन्न हो जाए। उत्पन्न हो जाए का मतलब वो फिर से रीअरेंज हो जाए। उत्पन्न तो किया नहीं जा सकता, ये तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वो सरफेस तक आ जाए, किसी तरीके से अलग अलग दिखाई देने लगे हमें कि हाँ भाई ये नेगेटिव चार्ज इतना हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो वो कैसे? रुकना 2 मिनट, ये पंखा गिर गया यहाँ पे। अरे यार तुम, हाँ ऐसे ही सीधे, वेरी गुड। अरे हाँ ठीक है, शाबाश, ऐसे ही रहना। चलो, तो वैद्युत प्रेरण क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज मतलब चार्ज का पुनर्वितरण। चार्ज का पुनर्वितरण कैसे? जैसे मान लो मैंने ये एक कोई चालक गोला बना दिया है, ठीक है, चालक गोला बना दिया है। अब इस चालक गोले में मान लो सब कुछ होंगे भाई, इस दुनिया में सभी लोग हैं ना, प्लस वाले भी हैं, माइनस वाले भी हैं, नर भी हैं, मादा भी हैं, मेल भी है, फीमेल भी है। अब ये ना कह देना कि न्यूट्रल भी है,
हालांकि हम कह देंगे फिर कि न्यूट्रॉन भी तो हैं। चलो, फिलहाल सभी लोग हैं। अब ये ऐसे घूम रहे, टहल रहे, इन्हें कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। अब हमने क्या किया, हमने वही काम किया, अपनी स्केल ली, रगड़ी, लेकर के पहुंच गए इनके सामने। जब हमने अपनी स्केल रगड़ी तो इसके ऊपर ऐसे कोई भी चार्ज आ गया होगा। मैंने कहा मान लो माइनस वाला चार्ज आ गया, है ना, माइनस वाला चार्ज आ गया, मान लो, क्या दिक्कत है, माइनस वाला चार्ज आ गया। अब जब माइनस वाला चार्ज आ गया तो ये जाएगा इनके पास, जैसे ही चालक गोले के पास जाएगा तो माइनस वाले को देखते ही हैं प्लस वाले एकदम भागना शुरू कर देंगे, है ना, जैसे शादी पार्टी में देखते ही सब एक ही लाइन में भागना शुरू कर देते हैं। भाई भागना शुरू कर देंगे ये, और जैसे ही भागना शुरू करेंगे तो यही तमाम चार्ज जो हैं वो क्या हो जाएंगे, इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। कहाँ पे, यहाँ पे, इस साइड में। कौन से, प्लस वाले, अपोजिट वाले ही आएंगे, माइनस वाले तो भाग जाएंगे, यार हमारा दुश्मन आ गया, प्लस वाले आ जाएंगे। ये आ गए, देखो मैंने इकट्ठा कर दिया। माइनस वाले बेचारे दूसरी साइड भाग जाएंगे, कहेंगे भैया हमें नहीं आएंगे, यहाँ पे हमारा काम कुछ है नहीं। तो इस तरीके से प्लस वाले क्या है, इधर अरेंज हो जाएंगे और निगेटिव वाले दूसरी साइड अरेंज हो जाएंगे। और इसी की वजह से क्या होगी, एक प्रेरकत्व धारा उत्पन्न हो जाएगी। वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे किस तरीके से उत्पन्न होगी। फिलहाल ये जो अरेंजमेंट हो गया, पुनर्वितरण हो गया आवेशों का, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या वैद्युत प्रेरण। तो सिर्फ एक लाइन में वैद्युत प्रेरण को लिख लीजिए। वैद्युत प्रेरण क्या होता है, आवेशों किसी आवेशित क्षण की वजह से, बिल्कुल ऐसे ही लिखो, बिल्कुल ऐसे ही नॉर्मल भाषा में, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत महान भाषा में लिखो। अरे समझ में आना चाहिए, टिके की तो मारना है, धड़ाधड़ मारते जाओगे वो सब मारोगे। चिंता मत करना, वहाँ तक पहुँचा दूंगा जहाँ तक सोचा नहीं होगा। बस वैसे ही लिखते चलो जैसे लिखवा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ बहुत आसानी से, बड़े नॉर्मल तरीके से पढ़ो यार, इतना कठिन पेपर थोड़ी आता है। हाँ, क्या लिखवाया है मैंने, हाँ मैंने लिखवाया है किसी आवेशित क्षण की वजह से दूसरे चालक गोले में आवेश के पुनर्वितरण की प्रक्रिया को ही वैद्युत प्रेरण कहते हैं। Because of the charged rod, the redistribution of the charges in a conductor is called the electrostatic induction. चलो, इतनी बार भैया अगर समझ में आ गई होगी तो अब हम लोग इसके बाद कुछ बातों पर विचार कर पाएंगे, और कुछ बातों पर विचार कर पाएंगे तो इसमें अभी इसी चालक गोले की कहानी फिर से आएगी आपके सामने। तो कृपा करके इस कहानी को ऐसे ही देखते चलो। कहानी कुछ इस प्रकार से है कि मैंने ये एक चालक गोला बना दिया भाई, है ना, ये चालक गोला बहुत शानदार सा मैंने बनाया। अब इस चालक गोले को जब मैंने बना दिया तो इसके पास भैया सारे के सारे, हमें मालूम है कि दुनिया में सभी टाइप के लोग हैं, दुनिया में सभी टाइप के लोग हैं। कुछ शरीफ भी हैं, कुछ बदमाश भी हैं, कुछ कमीने भी हैं, कुछ इंसान भी हैं, है ना। कितने बन गए, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, एक ज़्यादा है तो एक और बना दो, 7। हाँ, ये गोले में बहुत शानदार तरीके से हमने प्लस वाले भी बना दिए और माइनस वाले भी। माइनस वाले इसीलिए हमने डब्बे के अंदर बंद कर दिए। अच्छा भैया, तो अब आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें जितने प्लस वाले हैं उतने ही माइनस वाले हैं। अब आप कहोगे, आपने कभी कभी, जैसे मैं ये अंगूठी पहने हूँ या किसी ने कोई भी लोहे की रॉड पकड़ी होगी तो उसमें हमें करंट नहीं लगता है ना। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आवेश जो है वो समान मात्रा में, जितने प्लस वाले हैं उतने ही माइनस वाले हैं, यानी कि चार्ज सेम है। सेम चार्ज हो जाने की वजह से प्लस वाला माइनस वाले को कंबाइन करके न्यूट्रल कर देता है। तो इसी वजह से जो है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो अगर ये अभी न्यूट्रल है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी न्यूट्रल चालक गोले में
ऐसा नहीं है कि आवेश नहीं है, आवेश तो है, लेकिन आवेश के होने के कारण इसका मतलब ये नहीं है कि आवेश नहीं है, आवेश तो है उसमें, लेकिन कुल आवेश जो है वो 0 है। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग इस आवेश को, इस आवेशों का सम करें का मतलब जोड़े इन्हें, तो ये बिल्कुल वैसे ही जुड़ जाएंगे जैसे हम लोग गणित में प्लस माइनस करके जोड़ते हैं ना, कि 1 2 3 4, तो वैसे ही जुड़ जाएंगे। अब देखो प्लस वाले कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो हम +8 कर देंगे। कोई भी कूलॉम है ना, कुछ भी +8 माइक्रो कूलॉम। माइनस 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 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक और बनाओ यार, कम पड़ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 हो गए। अब देखो -8 माइक्रो कूलम। अब देखो जितने प्लस वाले उतने ही माइनस वाले कैंसिल होके इनके ऊपर कुल आवेश कितना हो गया, नेट आवेश 0 हो गया, है ना। और नेट आवेश जब 0 हो गया तो इसी की वजह से हमें क्या है, करंट नहीं लगता है ना। तो हम इस वजह से क्या लिख सकते हैं, लाइन लिखो कि कोई भी चालक के न्यूट्रल होने का यह मतलब नहीं कि उसके अंदर आवेशों की संख्या 0 है ना। किसी भी चालक के न्यूट्रल ऐसे लिखो, न्यूट्रल होने का, हाँ शुद्ध हिंदी में भी नहीं, शुद्ध इंग्लिश में भी नहीं, आराम से मिक्स करके ऐसे ही समझ में आता है। किसी भी चालक का न्यूट्रल होने का यह मतलब नहीं कि उस चालक में आवेशों की संख्या 0 है। आवेशों की संख्या 0 नहीं है भैया, है ना। अच्छा, इसके अलावा एक लाइन और नीचे डाल लो, किसी न्यूट्रल चालक के पास जब हम कोई आवेशित क्षण ले जाते हैं तो चालक की सतह पर जो आवेश उत्पन्न हो जाता है, उसे प्रेरित आवेश कहते हैं, है ना। इस तरीके से बस लिख लो, बिल्कुल अपने तरीके से लिखते चलो। पढ़ाई को इतना कठिन मत बनाओ, यहां पे कुछ पढ़ने नहीं आए हो, यहां पे सीखने आए हो, और सीखो चीजों को। पढ़ाई का रट्टाफिकेशन करना है क्या, बस एक बार समझते जाओगे दिमाग में अपने आप चीजें डलती जाएंगी, बस सिर्फ सुनते जाओ, है ना। वो कहते हैं ना कि मेरे नाम की चमक कुछ इतनी हो, कि मेरे नाम की चमक कुछ ऐसी हो जिसके सामने 1000 सितारों की भी चमक फीकी हो। क्यों, है बात सही कि नहीं। बिल्कुल चलते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी यार, बिल्कुल आप सब कुछ सीख जाओगे। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे अभी इस गोले की फिर से जरूरत पड़ेगी, तो फिर से भाई हम एक गोला बनाएंगे, है ना। गोला यार बार बार बनाने की हमारी आदत पड़ गई है, क्या करें। कितने 6 बना दिए ना, 6 ही बनाऊंगा इधर भी। कितने हो गए, 5 और 6, हाँ अब सही है। चलो यहाँ पे 6 आवेश है, ठीक, सॉरी 6, हाँ 6 आवेश है। चलो अब क्या है, मान लो कि अभी तक तो ये बॉडी न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों है भैया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जितने प्लस के आवेश उतने ही माइनस के आवेश, तो मिला करके इन दोनों ने क्या कर दिया, इस बॉडी को न्यूट्रल कर दिया। तो अगर इनको न्यूट्रल कर दिया तो इन सभी को हटा दें, बिल्कुल हटा दें, क्या दिक्कत है, हटा दो भाई, क्योंकि अभी इनकी कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा इनको हटा देते हैं। अब थोड़ा साइड में हम लोग जरा इलेक्ट्रॉन के, यानी कि E- के, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव के, और साथ में हम न्यूट्रॉन का भी लिखा दे रहे हैं, न्यूट्रॉन के। इनका क्या कर दे रहे हैं, इनके मास बता दे रहे हैं आपको। मास बता दे रहे हैं, मतलब द्रव्यमान बता दे रहे हैं।
तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा 9.1 इंटू 10⁻³ kg, ये होगा इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन प्लस का कितना होगा? 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और सेम इसका भी इतना ही हो जाएगा। ठीक, चलो इनके अगर इतने इतने मास हैं, अच्छा चलो इनके इतने इतने मास हैं, तो अब एक बात बताओ, मान लो हम यहाँ से कोई एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब से कहें कि आइए सुनो इनके घर जरा चले जाओ, देखिए आओ क्या चल रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया भाई इनके घर पे, इनके घर पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ये ऐसे करके चला आया एक इलेक्ट्रॉन। अब हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन भेजा, ये भी इलेक्ट्रॉन चला आया, है ना, यहाँ आ गया। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन के अंदर मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg का। तो जब हम इलेक्ट्रॉन इनकी सरफेस पे इनके घर पे भेजते जा रहे हैं तो इनके घर पे वजन बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा? जाहिर सी बात है, तुम्हारे घर में मेहमान आ जाएंगे तो तुम्हारे घर का आटा खत्म होने लगेगा धीरे धीरे, है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन आने लगा तो इनके ऊपर वजन बढ़ने लगा। इन्होंने कहा लो ये तो मेहमान बहुत ज़्यादा खाते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे वजन बढ़ता जाएगा इनके ऊपर। कहने का तात्पर्य ये है कि इनके बीच का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। ये द्रव्यमान है यानी कि मास, है ना, ये मैंने क्या लिखवाया है, द्रव्यमान या मास, ये बढ़ता जाएगा। अच्छा, ये बात आ गई समझ में। दूसरे तरीके से अगर मैं इसी बात को कहूँ कि यहाँ पे इनके घर में कुछ इलेक्ट्रॉन थे, इनको किसी ने निमंत्रण दे दिया कि भैया आना हमारे घर में, हमारे लड़के की शादी है, चले आना तुम। इनका चलेगा ये लोग निमंत्रण खाने, है ना, फ्री में वैसे भी मिलेगा सब खाना। ये लोग चले गए। अब इनके चले जाने की वजह से कहने का क्या मतलब हो गया, इलेक्ट्रॉन चले गए। इलेक्ट्रॉन चले गए, जब इलेक्ट्रॉन चले गए तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया, द्रव्यमान चला गया, मतलब द्रव्यमान कम हो गया, द्रव्यमान कम हो गया, मास क्या हो गया, कम हो गया, है ना। चलो द्रव्यमान कम हो गया। अच्छा, अभी मैं सारी बातें लिखा दूंगा, ये सारी की सारी बातें लिखा दूंगा और ये सब कुछ बनवा भी दूंगा, थोड़ा सा 2 मिनट तसल्ली पकड़ो। अच्छा, इसके बाद आपको अगर मैं कहूं कि किसी भी, जैसे ये मैं मार्कर पकड़े हूं, अब इस मार्कर को आप तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, ज़्यादा नहीं तोड़ो, बस तोड़ते जाओ, मतलब इतना तोड़ दो कि वो परमाणु बन जाए। तो जब वो परमाणु बन जाएगा, क्योंकि वो सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी पदार्थ की, किसी भी सब्सटेंस की सबसे छोटी से छोटी यूनिट क्या होती है, एटम। अब वो एटम को जब आप और जूम करके देखोगे तो आपको इस तरीके से बीच में नाभिक दिखाई देगा और उसके आसपास ऐसे ही इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाते हुए दिखाई देंगे इस तरीके से। अब ध्यान से देखो तो ये तो नाभिक है और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, मतलब कि कोई एक व्यक्ति है भैया, वो तो बैठा है, वो तुमसे कुछ नहीं कह रहा, लेकिन तुम ही हो उसके पीछे चक्कर 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 लगाए बड़े हो, है ना। और चक्कर लगाओगे तो तुम ही भागोगे भाई, है ना, ठीक है, भागोगे। तो कहने का मतलब हो गया कि जब भी हम लोग किसी भी चालक को आवेशित करते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है, क्योंकि यही भागता है, ये नहीं भागता, ये बना रहता है यहीं पे, ये बहुत ढीठ आदमी है, ये यहीं भागा रहेगा, ये यहीं बैठा रहेगा, ये नहीं भागेगा। ये भागेंगे माइनस वाले, ये कहेंगे हम भागेंगे भाई, ठीक है भाई भागो तुम। तो माइनस वाले ही निकलते हैं, जहाँ पे भी जाएंगे माइनस वाले, है ना। इसीलिए माइनस के चलने की वजह से ही तो आवेश की प्रवाह की दर को ही तो विद्युत धारा कहते हैं, अभी बात करेंगे इसके बारे में, है ना। तो ये माइनस 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 सब चलेंगे, है ना। तो माइनस 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 सब चलेंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ही एक चालक से दूसरे चालक में ट्रांसफर होते हैं या आवेशित करते हैं। इस बात को भी अभी मैं लिखवा दूंगा, सारी की सारी बातों को। तो चलो चाहे लिख लो आप लोग, पहला क्या लिख लो, पहला यही पॉइंट लिख लो कि हमेशा इलेक्ट्रॉन ही
किसी दूसरे चालक में या दूसरे चालक को आवेशित करते हैं या निरावेशित करते हैं, या वो चार्ज करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं, है ना। दूसरा लिख लो, इलेक्ट्रॉनों का चलना ही वास्तव में आवेश का चलना है। ठीक है, ये बात याद रखना। चलो भाई, इतनी बात भाई आ गई समझ में। इतनी बात जैसे ही समझ में आ गई, अगला पॉइंट लिख लो। अगला पॉइंट, अगर किसी चालक को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है या आवेशित किया जाता है, दोनों ही बातें लिखो, इलेक्ट्रॉन दिया जाता है या आवेशित किया जाता है, तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। when we charge or transfer the electrons towards the conductor, that is increase the mass of the conductor body। ठीक है, सेम उसी तरीके से जब हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तब के लिए लिखो अगले पॉइंट पे, जब हम लोग किसी चालक को निरावेशित करते हैं, तो वह द्रव्यमान में कुछ कमी लेकर, इनको ऐसे नहीं लिखो, निरावेशित करते हैं तो उसके द्रव्यमान में कुछ कमी आ जाती है, ये सब लोग आप लिख लो अभी फिलहाल में। लेकिन अभी जैसे जैसे थोड़ा सा मेरी टीम आना शुरू होगी, अभी होली की वजह से सभी लोग टप्पा मार के गायब हैं, तब हम इसकी शीट आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा देंगे बाकायदा लिखी हुई, है ना, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी फिलहाल लिख लेना। निरावेशित होती है, क्या बोला था मैंने, हाँ, निरावेशित करते हैं तो उसके द्रव्यमान में कुछ कमी आ जाती है ना। when we discharge the body then it reduces its mass। चलो भैया, इतनी बात आ गई समझ में। अब बात करेंगे प्रॉपर्टी की, यानी कि लक्षणों की, कि लड़का कैसे लक्षणों का है, लड़के के लक्षण ठीक हैं कि नहीं, कि बस ऐसे है घुमाए करता है। चलो, यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, यानी कि आवेश के गुण, आवेश खान के गुण नहीं, आवेश के गुण, हाँ, गुण अवगुण नहीं है, अवगुण भी नहीं बताता कोई, है ना। वैसे तो क्या क्या चलता है, और जब मिले किसी से, और आइए जी चलिए फिलहाल गुणों के बारे में बात करते हैं। गुण, आवेशों के गुण। आवेश के गुण क्या होते हैं भाई? आवेश के गुण, आवेश, चलो तो पहला गुण क्या होता है? पहला गुण मैंने बताया था कि आवेश को हम लोग अलजेब्रा के सम की तरह जोड़ सकते हैं। अलजेब्रा के सम की तरह का मतलब हो गया बीज गणित के जोड़ के हिसाब से जोड़ सकते हैं। अब बीज गणित में कैसे जोड़ते हैं? बीज गणित में जैसे प्लस वाले साइन के साथ माइनस वाला साइन आता है तो सेम साइन वाले आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, है ना। सेम साइन वाले आपस में ऐड होते हैं, ऑपोजिट साइन वाले आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि प्लस प्लस यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, है ना। ये रिपेल नहीं करेंगे, नहीं तो सोचो रिपेल, ये बीज गणित के सम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। माइनस माइनस क्या होंगे? ये भी ऐड हो जाएंगे, है ना। या फिर प्लस माइनस क्या होंगे? ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐड का मतलब होता है भैया जोड़, और इसका मतलब होता है घटाना, ठीक है। इसका मतलब होता है जोड़, इसका मतलब होता है घटाना। अभी मैं कराता भी हूँ, चिंता मत करो, सब कराएंगे। हाँ देखो, जैसे कि +5 माइक्रो कूलॉम दिया हुआ है,
माइनस का 7 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, प्लस का 3 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, प्लस का माइनस का 2 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, और फिर प्लस का 10 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। तो हम लोग अगर बीजगणित के हिसाब से इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे भाई? 5 3 8 और 10 8 18, यानी कि प्लस का कितना 18 माइक्रोकूलम, है ना। इसके अलावा माइनस और माइनस इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो -7 और -2 कितना हो जाएगा? माइनस का 9 माइक्रोकूलम। तो 18 और 9 में से 18 में से 9 जाएगा तो प्लस का 9 माइक्रोकूलम बचेगा, बचेगा कि नहीं? तो इस बात को लिख लो और इस उदाहरण को भी छाप लेना एग्जाम्पल करके, ठीक है, कि आवेशों को उनके बीजगणितीय रूप के आधार पर जोड़ा जा सकता है। बस इतनी सी लाइन लिख लो, आवेशों को उनके बीजगणितीय रूप के आधार पर जोड़ा जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। अब जैसे मान लो, इसको नोट कर लिया होगा, नहीं तो पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं इस चालक गोले पे आप लोगों को कुछ चार्ज दे दूं। मैंने कहा कि भैया ये 5 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे माइनस का 7 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे प्लस का 3 माइक्रोकूलम है। तो बताओ कि इस पूरे चालक गोले पे नेट आवेश कितना है? तो जब आप इस पूरे चालक गोले को देख रहे हो, एक आइसोलेटेड गोले को देख रहे हो, तो इसके ऊपर नेट आवेश कितना हो गया? देखो नेट आवेश 5 और 3 8, 8 में से 7 चला गया, कितना? 1 माइक्रोकूलम, यानी कि 1 माइक्रोकूलम बचा। तो कहने का अभिप्राय क्या हो गया? कहने का तात्पर्य भैया ये हो गया कि इस आवेशित गोले पर 1 माइक्रोकूलम का नेट आवेश है। 1 माइक्रोकूलम का क्या है? नेट आवेश है। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में? चलो, इतनी बात जब आ जाएगी आप लोगों के समझ में, तो इसके बाद हम लोग इसको ऐसे करके मिटा देंगे। ये हमने क्वेश्चन एक इसलिए करा दिया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा टफ ना लगे, या यूं ना लगे कि पता नहीं क्या क्या आ गया। ठीक है, अब बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। यानी कि आवेश का संरक्षण। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण कैसे? उसकी रक्षा करें? नहीं भैया, रक्षा नहीं करनी है, रक्षा तो देश की करनी है। इसीलिए देश की सेवा में एयरफोर्स में भर्ती होने के लिए आप लोग इतनी प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। लेकिन उसको शेयर और सब्सक्राइब या फिर लाइक वाइक कुछ नहीं कर रहे, है ना। तो अगर यहाँ तक आ गए हो, थोड़ी बहुत अगर समझ में आई ये चीज़ें, मज़ा आया है, तो भैया शेयर यार कर दो, है। तब तक हम ये गोला बना लेते हैं। हमें मालूम है तुमने अभी भी नहीं किया है शेयर। अरे यार तुम नहीं करोगे शेयर, हमें मालूम, कर दो ना, क्या दिक्कत है। चलो भाई ना करो। अच्छा, ये गोला है। अब इस गोले में मान लो मैं कुछ चार्ज दे दे रहा हूं। एक प्लस इधर भी दे दो और एक माइनस दे दो इधर। अब इस गोले को अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ पे मैंने 5 प्लस के चार्ज बनाए हैं और 5 माइनस के चार्ज बनाए हैं। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत ये बात कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड का मतलब कि वो बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग हो, है ना। जैसे कोरोना में हम लोग बाहरी दुनिया से अलग हो गए थे, है। सेम उसी तरीके से अगर कोई भी चालक जो आइसोलेटेड है तो उसका कुल आवेश क्या होता है? अनचेंज्ड रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है, बदलता नहीं है। तो आवेश का कंजर्वेशन यानी कि आवेश का संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी आइसोलेटेड चालक का आवेश कैसा रहता है? हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षित रहता है मतलब बदलता नहीं है। बदलता नहीं है कैसे का मतलब कि ऐसा नहीं कि यहाँ 4 चार्जेस हो जाएं और 4 प्लस वाले हो जाएं और 5 जो है माइनस वाले हो जाएं, ऐसा नहीं होगा, है ना। आवेश जो है वो उतना ही रहेगा, चार्जेस उतने ही रहेंगे। आइसोलेटेड अगर है तो, दुनिया से दूर है तो ही वो साधु संत रह पाएगा। ऐसा नहीं कि दुनिया में घुसेड़ दिया और बस हो गया उसका खेल, है ना। तो जब तक ये गोला आइसोलेटेड रहेगा तब तक ये आवेश उसके क्या रहेंगे? संरक्षित रहेंगे। और जैसे ही दुनिया में घुस गया उसके आवेश संरक्षित नहीं रह पाएंगे।
ठीक है, तो आवेश को संरक्षण के लिए क्या चाहिए? आइसोलेटेड सिस्टम। इस बात को लिख लो कि किसी भी, ऐसे लिखो, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द चार्जेस, आवेशों के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार किसी आइसोलेटेड चालक में, इन अ आइसोलेटेड सिस्टम, इन द आइसोलेटेड कंडक्टर, आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। किसी भी आइसोलेटेड चालक में आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। इन अ आइसोलेटेड कंडक्टर द चार्ज वुड ऑलवेज बी कंजर्व्ड और अनचेंज्ड। अब तुम लोगों ने, जो हिंदी वाले ने जहां पे संरक्षण लिखा होगा उसमें डब्बा बना के ऊपर ये भी लिख लेना कि वो बदलेगा नहीं बदलेगा, ऐसे करके डब्बे में बंद करके लिख लेना, है ना। बस समझ में आ जाए चीजें। नोट्स बनाने का मतलब ये है कि चीजें समझ में आए आपको, ये नहीं कि पता खर्रा बना लिया लंबा चौड़ा है, पंडित जी के पत्रा की तरह फिर उसको खोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चीजें दिमाग में रहे, है ना। फिजिक्स दिल में आनी चाहिए और समझ में भी, वो किक के डायलॉग की तरह नहीं कि मैं दिल में आता हूं और समझ में नहीं, वो कुछ नहीं। चलो, फिलहाल कंजर्वेशन के बाद अब हम लोग करेंगे एक और कॉन्सेप्ट जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का क्वांटमीकरण, है ना। चलो भैया, ये क्वांटमीकरण क्या होता है? क्वांटमीकरण कुछ नहीं, बस एक छोटी सी बात है ना, बिल्कुल छोटी सी बात है। छोटी सी बात क्या है? छोटी सी बात बस इतनी सी है कि किसी भी आवेश को तोड़ा नहीं जा सकता है। अब तोड़ा नहीं जा सकता है, ये क्या बात हुई? तोड़ा नहीं जा सकता, हथौड़ा लेके तोड़ने जा रहे हैं? नहीं भाई, हथौड़ा लेके नहीं तोड़ रहे हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, 95 इलेक्ट्रॉन, 625 इलेक्ट्रॉन, एक पूरे इंटीजर की तरह हम लोग उसको लिख सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते उसके भिन्न फॉर्म में कि ये आधा इलेक्ट्रॉन, या आधा इलेक्ट्रॉन और पौना इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या पौना चार्ज नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आवेश अपनी पूर्ण संख्या गुणक के रूप में ही पाया जाता है। इसी को आवेश का क्वांटमीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहेंगे। ठीक, बात आ गई समझ में? क्या बात समझ में आई? आवेश हमेशा अपने पूर्ण संख्या के गुणक के अनुसार ही पाया जाएगा। इसी को आवेश का क्वांटमीकरण कहेंगे। द चार्ज वुड ऑलवेज बी अ complete multiple of a number that would be known as the quantization of charge। चलो, अब इसके बाद बात करेंगे कुल आवेश। कुल आवेश क्या होता है? जब चार्ज फ्लो कर रहा है, चल रहा है ना। अभी थोड़ा सा हम भूमिका बांध रहे हैं। जब तक कुल आवेश चल रहा है, तो जब चलता है तो मैंने आपको बताया था कि भाई चलता कौन है? लौंडे भागते। मतलब कि मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि लड़के ही भैया सिर्फ भागते हैं। कहने का मतलब ये लड़का है, इलेक्ट्रॉन यही भागेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन ही चक्कर लगाते हैं, भागते हैं। मतलब कुल आवेश प्रवाह किसको बोलेंगे? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी चालक में बहने वाला कुल आवेश उस चालक में बहने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ऐसे लिख सकते हैं एक लाइन में। द टोटल नंबर ऑफ चार्ज वुड डायरेक्टली इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन विच आर मूविंग एंड इन दैट कंडक्टर।
ठीक है, इस तरीके से लिख लो। अच्छा, जब इस तरीके से लिख लोगे तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो कुल आवेश है अगर हम उसको Q से प्रदर्शित कर दें तो वो Q किसके बराबर हो गया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर, Q बराबर Ne। ठीक, अच्छा, अब जब कुल आवेश चलने लगा तो भैया आवेश के प्रवाह की दर को ही तो क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, है ना। आवेश के प्रवाह की दर को ही तो क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। प्रवाह की दर मतलब जैसे तुम्हारे आलू की दर 10 रुपए प्रति किलो, मतलब 1 किलो कितने में? 10 रुपए में, है ना। तो वैसे ही 1 सेकंड में जितना आवेश बह जाएगा उसी को क्या कहेंगे? धारा कहेंगे। ठीक, बात आ गई इतनी समझ में? अच्छा, इतनी जब बात समझ में आ गई तो उसके बाद थोड़ा और ध्यान से देखना, अभी देखना जादू हो जाएगा। Q बराबर IT हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, Q बराबर IT हो गया। I की यूनिट यानी कि मात्रक, I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और समय का मात्रक सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड बना क्या देगा? कूलॉम, बहुत ही फेमस है कूलॉम, ठीक है, कूलॉम। तो हमेशा आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम। ऐसे करके लिख लो, ऐसे ही करके ये सब बना डालो, ये बिल्कुल ऐसे ही बनाओ, है। कॉपी में जब ऐसे ही बनाओगे तो जब वापस कॉपियाँ खोलोगे ना तो बिल्कुल ऐसे ही देख करके तुम्हें पूरी क्लास का सीन याद आ जाएगा, और जब क्लास का सीन याद आ जाएगा तो बस उसके बाद फिर तुम लोग हर चीज़ कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ वो समय पे वो चीज़ पढ़ी थी हमने, है ना। तो यूनिट क्या हो गई? एम्पियर सेकेंड या कूलॉम। अच्छा, इसके अलावा इसमें और एक कूलॉम की वैल्यू, अगर हम लोग CGS सिस्टम बात करें, ये कूलॉम किसमें? SI सिस्टम में। अगर हम लोग CGS सिस्टम की बात करें तो CGS सिस्टम में एक कूलॉम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU पावर और लगती है, देखता हूँ फिलहाल। चलो, 3 × 10⁹ ESU, ठीक है। अच्छा, एक कूलॉम बराबर 3 × 10⁹ ESU। अच्छा, अब इसकी विमा की बात की जाए, सीमा की नहीं, विमा की। चलो, विमा से निकालना मैं सिखा दे रहा हूं, 2 मिनट के अंदर किसी की भी तुम्हें विमा निकालनी हो अपने आप निकाल लोगे। देखना कैसे। कुल 6 भौतिक राशियां होती हैं, सॉरी कुल 7 भौतिक राशियां होती हैं। जैसे सूरज के घोड़े 7 होते हैं ना, वैसे ही 7 भौतिक राशियां होती हैं, है ना। उसमें से एक क्या हो गई? एक हो गई तुम्हारी किलोग्राम, दूसरी हो गई मीटर, तीसरी हो गई सेकंड, चौथी हो गई मोल, है ना, जो नापते हो गैस वैस में, फिर हो गई केल्विन, फिर हो गई कैंडिला, ठीक है। और कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 और 6 कैंडिला। अब एक कौन सी बची? एक और भाई गई, एम्पियर। क्या बच गई? एम्पियर, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से ये 7 होती हैं, ठीक। अच्छा, अब ये 7 जो 7 हमारी यूनिट होती हैं, फंडामेंटल यूनिट, अब हम लोगों को किसी का भी निकालना हो, बस बेसिकली हम लोग करना क्या है कि अपने फिजिक्स के फॉर्मूले के थ्रू इसको उसी में बदलना है। अब हालांकि ये पहले से बदला हुआ है, देखो, I की एम्पियर, टाइम की सेकंड, है ना, यानी कि एम्पियर हमारा ये रहा और सेकंड हमारा ये रहा। सेकंड किसका है? टाइम का, और एम्पियर किसका है? करंट का, यानी कि A। तो विमा इसकी क्या हो जाएगी? हमारी विमा हो जाएगी बड़ी ही आसानी के साथ। अब mm तो कुछ है नहीं, तो m की पावर 0, l की पावर भी 0, a है हमारा तो a रख दिया, t है ये रख दिया, बस ये आ गई विमा हमारी, आ गई। बस इसी तरीके से आप लोग किसी की भी विमा निकाल सकते हो। हालांकि जब मैं विमा पढ़ाऊंगा तब इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और बताऊंगा, लेकिन ये मैंने शॉर्टली मैं बता दिया कि इस तरीके से निकाल दिया करते हैं। चलो, फिलहाल मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी।
अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई है तो जल्दी से दबा के शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ में, क्योंकि अगर आप लोग अभी तक और यहाँ तक रुके हुए हो, इसका मतलब